समझेंगे सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में। सल्तनत कालीन प्रशासन को समझने के लिए जरूरी होगा हमें कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं मध्यकाल में, उसको भी समझना। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ी हुई चीजों को लेकर जा रहा हूँ, तो इसलिए डेफिनेटली इसको लेकर के उसी तक सीमित रहेंगे। कुछ अवधारणात्मक समझ पे ही ज्यादा बात करेंगे। सबसे पहली चीज समझना होगा कि राज्य की प्रकृति क्या है। अगर राज्य की प्रकृति की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि मध्यकालीन या प्राचीन कालीन जो राज्य हैं वो सैनिक राज्य हैं। सैनिक राज्य हैं। अब सैनिक राज्य का मतलब क्या है कि सैन्य बल पर आधारित है, यानी विजित राज्य हैं। क्या है वो? जीते गए राज्य, जीते गए क्षेत्र। ठीक है। साथ ही साथ जो है इनका जो अगर कहें तो कुलीन तंत्री या सामंती चरित्र। ठीक है। अब ध्यान रखना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सैनिक राज्य होगा यानी शासक के पास, शासक जब तक शक्तिशाली है तब तक क्या होगा, वो राज्य बना रहेगा, यानी कि वो काम करता रहेगा सही से। लेकिन जैसे ही शासक कमजोर, यानी कि शक्ति में कमी आ रही है, तो राज्य की स्थिति में भी गिरावट आएगी। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। बात करें हम यहाँ पे अगर केंद्रीय प्रशासन की, तो सबसे पहला जो शब्द आता है वो सुल्तान। सुल्तान के पद को आपको समझना है। केंद्रीय प्रशासन की अगर बात करोगे तो ये सबसे पहले अगर कहा जाए तो केंद्रीय प्रशासन में सबसे प्रमुख है। ठीक? ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, सुल्तान उसमें प्रमुख हो जाता है केंद्रीय प्रशासन का। और मध्यकाल है तो यहाँ पे इस्लामिक राज्य है, तो इस्लामिक राज्य में खलीफा से इसका जुड़ा हुआ है। देखो ध्यान रखना, सल्तनत काल और मुगल काल में यही एक अंतर होगा, खलीफा से जुड़ा हुआ। ठीक है। जो मुगल साम्राज्य है वो खलीफा से अपने जुड़ाव को नहीं रखता, लेकिन जो है सल्तनत काल में सुल्तान जो है सामान्यतः खलीफा से अपना जुड़ाव रखता है। अब सल्तनत में सुल्तान की भूमिका को समझ लें, यानी कि राज्य का प्रमुख। ठीक है। दूसरा सैनिक, फिर आपका कानूनी और राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता जो है उसी के पास है। इसको क्या कहेंगे? शक्ति का स्रोत। तीसरा सेना का प्रमुख भी है ये। ठीक है। और चौथा हो जाएगा न्याय का अंतिम स्थान। ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है न्याय का अंतिम स्थान, यानी कि कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में जो न्यायालय न्यायाधीश हैं उनके जो निर्णय हैं उन पर अंतिम सुनवाई करने का अधिकार सुल्तान को था, यानी राजा को था। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करें, तो केंद्रीय प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन में क्या था कि अगर कहा जाए तो एक तरीके से
ये मुख्यतः साम्राज्य को संचालित करने के लिए तरीके अपना रहा था और इसका जो विकास हुआ 13वीं सदी के अंत तक ये विकसित हुई थी। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन का जो है धीरे-धीरे विकास हो रहा था। आप देखोगे तो अगर देखा जाए 1206 में जो है इस तरीके से साम्राज्य आ रहा है, तुर्क के चाहगनी का विकास हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आप दीवाने अर्ज का जो स्थापना देख रहे हो बलबन के द्वारा, फिर दीवानी रिसालत और फिर इस तरीके से आप जो है देख रहे हो वजारत के साथ साथ चीजें आगे बढ़ रही हैं। फिर आगे आप देख रहे हो कि नए नए विभागों की स्थापना की जा रही है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ये जो नए विभाग स्थापित किए जा रहे हैं बेसिकली वो केंद्रीय प्रशासन की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में हो रहे हैं। तो इसलिए इसका जो विकास वो लगभग 13वीं सदी के अंत तक जाते जाते पूरा हुआ। अब इसमें जो प्रमुख कुछ पद हैं जैसे दीवाने विचारक का विभाग, दीवान ए विचारक, ठीक है, यानी वजीर का विभाग। ठीक है, अब ये क्या था कि इसके कुछ अधिकार थे। दीवाने विचारक में आप देखोगे तो राजस्व, राजस्व हो जाएगा इसका। फिर आपका जो है आय और व्यय दोनों का प्रबंधन देखता था ये, यानी कि राज्य को कितना आय हो रहा है और कितना व्यय हो रहा है, ये दोनों चीजें इसको देखना था। फिर आगे बढ़े अगर हम, अगर वजीर के पद तक पहुंचने वाले कौन लोग होते तो अमूमन चूंकि सैन्य प्रधान राज्य होते थे तो सैन्य सेना से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति उस पद तक पहुंचता था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो व्यय होता था इसके अधीन जो है एक महालेखाकार होता था। महालेखा परीक्षक होता था इसके अधीन, जो व्यय की जांच करता था। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर कहा जाए तो महालेखाकार जो है फिर आगे आता है, ठीक है, जो आय का परीक्षण करता था, यानी उसकी जांच करता था। और इसकी स्थापना, ठीक है, ये जो वजीर है विचारक का विभाग है वो फिरोज शाह तुगलक के समय में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। ठीक है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक और विभाग है जिसे हम दीवाने अर्ज के तौर पे जानते हैं। दीवाने अर्ज ये बेसिकली अर्ज है जो है वो सैन्य विभाग। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है बलबन के द्वारा। इसकी बात करें अगर इसका प्रमुख जो है आरिस बोला जाता था, ध्यान रखना, आरिस ए मुमा। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इस विभाग का काम क्या होता था, तो यहाँ पे भर्ती, सेना में भर्ती जो होती थी उसकी वो करना, वेतन देना, यानी कि वेतन निर्धारण। ठीक है, ध्यान रखना ये विभाग का प्रमुख है, आरिस ए मुबालिक जो है इस विभाग का प्रमुख है। लेकिन अगर ये दे दिया जाए कि सेना का प्रमुख, तो वो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो किसके पास है, सुल्तान के पास। कौन है इसका प्रमुख, सुल्तान। ये चीजें बहुत बेसिक सी चीजें हैं जिनको आपको जोड़ के रखना होगा, क्योंकि विभाग का प्रमुख होना आरिज मुमालिक हो जाएगा, लेकिन सेना का प्रमुख जो है सुल्तान ही होगा, सर्वोच्च पदाधिकारी वही है। ठीक है, अब जैसे वेतन की बात करें तो एक चीज ध्यान रखना, एक छोटा सा फैक्ट मैं यहाँ पे बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी
अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है सेना जो थी उसके लिए पूरा जो वेतन था वो वेतन नकद में दिया जाता था। ठीक है? सेना को उसने वेतन प्रयास किया कि पूरा का पूरा वो नकद में दे। अब ये चीज आपको इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखनी चाहिए। कल को हो सकता है कि वो अगर पूछ ले कि सैन्य अधिकारियों को किसने जो है सल्तनत काल में जो नकद वेतन दिया है, तो वो आपके लिए वहां से क्लियर रहेगा। इसी तरीके से दीवान रिसालत की बात कर लें। दीवान रिसालत की अगर हम बात करें तो ये क्या था, एक तरीके से धार्मिक विभाग के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख को आला सदर कहा जाता था। ठीक है, और इस पे जो है अमूमन जो है जो काजी होते थे उनकी नियुक्ति होती थी। अब इसका संबंध जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो न्याय विभाग से भी जुड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये न्याय विभाग से भी जुड़ा रहता था। ध्यान रखना यहाँ पे सल्तनत काल में जो दीवानी कानून होते थे मुस्लिमों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग। ठीक है, लेकिन फौजदारी कानून जो अपराध से जुड़े होते थे उनको समय समय पर शासकों के द्वारा निर्धारित किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। दीवान ए इंसा, दीवान इंसा की बात कर लें अगर हम, तो ये जो है पत्राचार से जुड़ा हुआ विभाग है। पत्राचार का विभाग है, और ये जो है दो चीजों पे फोकस करता है। ठीक है, दीवान इंसा को पत्राचार विभाग के तौर पे भी जाना जाता है और विदेश विभाग के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है? जब बात करें आगे बढ़ करके तो कुछ अधिकारियों के भी नाम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें आपके लिए जो प्रमुख होंगे वो बरीद हो जाएगा। ठीक है, बरीद जो है बेसिकली क्या काम करता था, दो चीजें थी। इसके अधीन जो है जासूसी करना और बाजार व्यवस्था का निरीक्षण। बाजार व्यवस्था का निरीक्षण। ठीक है, अब इसी तरीके से जो एक वकील ए दर अधिकारी का नाम मिलता है, वो जो है दरबार में यानी दरबारी शिष्टाचार पर फोकस रखता था। ठीक है, तो ऐसी चीजों पे आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसी तरीके से जो जासूसी से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण पद मिलेगा मनहियान। ये जासूसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो प्रमुख तौर पे जासूस गुप्तचर एक तरीके से कहा जाएगा वो रहा है, तो इसको आप ऐसे जोड़ के रखिए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ऐसे ही जो प्रमुख विभाग हैं आपको उनको जोड़ के रखना होगा इसमें, जैसे कि हम जानते हैं दीवाने कोही की बात कर लें, दीवाने बंदगान की बात कर लें। ये चीजें आपको जोड़ के रखनी होंगी जिससे आपको फायदा मिलेगा। अब इसकी बात करें तो ये कृषि से जुड़ा हुआ विभाग था, और ये जो है रासों से जुड़ा हुआ विभाग है। इसी तरीके से प्रांतीय ढांचे को भी समझना हमारे लिए जरूरी है। जब प्रांतीय प्रशासन की बात करेंगे तो एकता को समझना जरूरी है। ठीक है, अब समझ लो ये पूरा का पूरा सल्तनत राज्य है, तो जो केंद्रीय प्रशासन होता था उसके दो भाग कर लेता था सामान्य तौर पे, ऐसे समझना। एक बात जो केंद्रीय नियंत्रण में सीधे होता था,
ठीक है। और दूसरा जिसे एकता में विभाजित कर दिया जाता था, ये छोटे छोटे एकता हो सकते। तो एकता किसे कहा जाता था? तो बेसिकली जो एकता जो शब्द आता था वो प्रांत के लिए आता था। अब प्रांत का जो प्रमुख होता था, यानी अधिकारी, प्रमुख अधिकारी, उसे मुक्ति या वली के तौर पे जाना जाता था, वली कहा जाता था, यानी प्रांत प्रमुख हो जाता था। इसका जो मुख्य काम होता था वो ये था कि एक कानून व्यवस्था यानी प्रशासन को बनाए रखना, और दूसरा भू राजस्व वसूली। इन कार्यों के साथ साथ अगर देखा जाए तो उसे अपने जो भी राजस्व प्रशासन, राजस्व या प्रशासन से जुड़ा हुआ जो खर्च होता था उसका वो हिसाब किताब रखता था। उसके लिए उसे 2 वर्ष तक जो है, अगर कहा जाए तो जो भी खर्च था या आय थी का ब्यौरा दर्ज करके रखना पड़ता था। ठीक है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जो ये प्रांत थे, इनका विभाजन सिकों में किया गया। ठीक है, सिक में जिसका प्रमुख जो होता था वो सिकदार कहलाता। ठीक है, और ये जो है जिले के तौर पे, जिले की तरह होता था। तो इसका जो यहाँ पे प्रशासन में कई सारे अधिकारियों के नाम मिलेंगे जिनको जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के तौर पे जाना जाता है, या जिला प्रशासन में उनकी भूमिका रही है। अब इसी तरीके से सिख का जो विभाजन होता था वो परगना में होता था। ठीक है, और परगना जो है के नीचे जो है ग्राम आ जाते थे। ग्राम प्रशासन की अगर हम बात कर लें यहाँ पे मध्यकालीन, तो उसमें यानी सल्तनत कालीन, तो इसमें स्वायत्तता थोड़ी ज्यादा दिखती है। ठीक है, और ये स्वायत्तता कब तक रहेगी? जब तक भू राजस्व अदायगी हो रही है। भू राजस्व जब तक मिलता रहेगा तब तक जो है कोई भी वहां पे नहीं बोलेगा। यहाँ ग्राम में कुछ अधिकारियों के जिक्र आपको मिलेंगे, उनमें जो है मुकद्दम, यानी ये मुखिया होता था। ठीक है, पटवारी, ये भूमि संबंधित जो जानकारी है उसको रखता, रिकॉर्ड रखता था। पुत्र जो होते थे वो भूस्वामियों को बोला जाता, यानी जो बड़े भूमि का मालिक होता था उसे भूस्वामी के तौर पे जो है खुद बोला जाता था। तो ऐसी कुछ चीजें जो आपको जोड़ के रखनी होंगी। अब एक चीज जो महत्वपूर्ण है, सल्तनत काल में सबसे ज्यादा जो जिक्र मिलता है, प्रशासन का बेहतर तरीके से जिक्र मिलता है, वो इब्न बतूता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसने कृषि उपज, कृषि की बात की है। ठीक है, फिर मृदा की बात की है, मृदा की जानकारी दी, मृदा की उर्वरता की बात करता है, फसलों की जानकारी दी है। ठीक है, साथ में अगर कहें तो डाक व्यवस्था की जानकारी देता है। इसको डाक प्रमुख भी बना के रखा गया था, यानी दीवानी हिंसा से इसका जुड़ाव था। ठीक है, ग्रामीण उत्पादन से भी जुड़ाव था, इसकी जानकारी देता है, ग्रामीण उत्पादन प्रणाली की। ठीक है, और इसी तरीके से अगर कहा जाए तो इब्न बतूता जो है वो वाणिज्यिक फसलों की भी जानकारी देता है। तो ऐसी जो जानकारियां हैं उनको हमें इसमें जोड़ के रखने की जरूरत है, और मैं चाहता हूं कि इनको कवर करने के बाद आप जरूर से ये वाक्यूज को सॉल्व करें। उम्मीद करेंगे कि वहां पे आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे।